हाय लबासना ड्रीमर्स, आज तारीख है 24 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास दो तरह की प्रॉब्लम अभी राइट नाउ उसके पास है। एक तरफ तो ये कि सोनिया गांधी कर क्या रही हैं कि राजस्थान वाले डिस्प्यूट को, जो राजस्थान में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कह रहे हैं कि उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग नज़रिए से उसके न्यूज़ को देख रही हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आसाम में आ गया है फ्लड, बाढ़ आने की वजह से अभी राहुल गांधी कर क्या रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मस्ती काट रहे हैं। ठीक है। तो इसी कॉन्ट्राडिक्टरी उनके बिहेवियर को, राहुल गांधी के मतलब बेसिकली बिहेवियर को यहाँ पर इस कार्टून में दिखाया गया है। चलिए अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस से रिलेटेड आर्टिकल है। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पूरे आर्टिकल में यही बताते हैं कि ये बीजेपी का किया धरा नहीं है, बल्कि कांग्रेस में ही ये प्रॉब्लम्स है, ईगो वगैरह की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। और देखिए, ये इंडिया की वो डेमोक्रेसी ही है कि यहाँ पर है क्या कि चाइना के जो एम्बेसडर हैं राइट नाउ इंडिया में, वो अपने आर्टिकल इंडिया के जो सबसे प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, कह रहे उसमें लीड रोल में, कह रहे वो अपना आर्टिकल छाप पा रहे हैं। ठीक है। और बेसिकली इंडिया हांगकांग का क्या कर रहा है कि हांगकांग को फेवर कर रहा है या फिर हांगकांग का साथ दे रहा है। और जो चाइना ने हांगकांग के लिए जो लॉ वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसका इंडिया विरोध कर रहा है। लेकिन इंडिया के ही न्यूज़पेपर में जो चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, वो कर क्या रहे हैं कि हांगकांग के फेवर में न बात करते हुए बल्कि चाइना के फेवर में बात कर रहे हैं और हांगकांग के विरोध में पूरी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली इसमें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल नहीं है। क्रिटिकली केवल वन साइडेड केवल हांगकांग के बारे में बात करते हैं और हांगकांग की केवल बुराई कर रहे हैं। ठीक है। और चाइना के फेवर की बात करें, कह रहे चाइना जो भी कर रहा है वो सब अच्छा कर रहा है, कह रहे चाइना कुछ भी गलत नहीं कर रहा। ठीक। अब ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं एस जयशंकर प्रसाद, ये उनसे रिलेटेड आर्टिकल है, लेकिन द हिंदू ने एक छोटे से कॉलम में इसे छापा हुआ है, लेकिन हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया की डिप्लोमेसी रही है, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है रसिया के बीच में और यूएसए के बीच में। उस वक्त यूएसएसआर था, वो रसिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो इंडिया करता क्या है कि नॉन अलाइज होने की कोशिश करता है, क्योंकि जो पूरी दुनिया थी वो या तो रसिया को सपोर्ट कर रही थी, या यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी, या फिर वो यूएसए को सपोर्ट कर रही थी। यूएसएसआर और रसिया दोनों एक ही थे, मतलब रसिया था ही नहीं, वो तो केवल यूएसएसआर था वहाँ पे। ठीक है। तो यूएसएसआर से ही टूट करके तो रसिया निकला हुआ है। ओके। तो यूएसए और या तो यूएसएसआर दोनों में से जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज थी वो किसी न किसी को फेवर करती थी। लेकिन उस वक्त के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किया क्या, बोला कि नहीं, अब हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम ना आपकी तरफ रहेंगे ना आपकी तरफ रहेंगे। तो कोल्ड वार का जो इरा था, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, वो किसी के तरफ की नहीं थी। हम इंडिपेंडेंट रहते थे, हम अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते थे। उसमें इंडिया को नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम होता था कि कोई भी कंट्री इंडिया को फेवर नहीं करती थी। काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र होने में काफ़ी टाइम लग गया। मतलब काफ़ी चीज़ें जो हमें और पहले मिल सकती थी, अगर हम किसी के एक के फेवर में रहते, तो वो हमें काफ़ी लेट से मिला। ठीक है। अभी क्या है कि जो एस जयशंकर प्रसाद हैं, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, कि वो जो मिनिस्टर हैं, वो कहते क्या है कि अब इंडिया फिर से सोच रहा है, अपनी उस पॉलिसी को बदलने के मूड में है। मतलब ये हुआ कि चाइना के साथ जैसे जैसे हमारा डिस्प्यूट बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम क्या हो रहे हैं कि हम वॉशिंगटन के और भी ज़्यादा करीब जाते जा रहे हैं। मतलब इंडिया अब किसी एक के फेवर में अब वो जाएगा, या तो रसिया के बीच में, या तो रसिया या फिर यूएसए के, किसी के फेवर में रहेगा। ठीक है। क्योंकि अभी राइट नाउ हो क्या रहा है कि कोल्ड वॉर का एक नया युग स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि जो नया कोल्ड वॉर है वो चाइना और यूएसए के बीच में हो। अगर चाइना और यूएसए के बीच में होता है, तो इंडिया का जो बेनिफिट्स होंगे, जो इंडिया के इंटरेस्ट होंगे, वो अगर यूएसए के साथ में रहता है तो ज़्यादा सर्व होता है। क्योंकि यूएसए क्या है कि कितना भी है वो एक डेमोक्रेसी है, और इंडिया क्या है, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। लेकिन चाइना नहीं है।
चाइना क्या चाहता है कि चाइना अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहता है। पहली बात तो कि वो उसका नेबर है, इंडिया का नेबर है चाइना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो हमेशा होंगी, क्योंकि कोई भी पड़ोसी के साथ कभी भी उतने अच्छे रिलेशन किसी भी कंट्री के नहीं रहे हैं, चाहे दुनिया की आप कोई भी कंट्री आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हो कि अमेरिका के रिलेशन उसके नेबर के साथ बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और सुपर पावर से पंगा कोई लेना नहीं चाहता। इसकी वजह से अमेरिका जो बोल देता है लोग मान लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे दुनिया की कोई भी आप कंट्री उठा लोगे, उसके पड़ोसी कंट्री के साथ उसके साथ प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो मतलब इंडिया का जो इंटरेस्ट है इस नए वाले कोल्ड वॉर के टाइम में वो नॉन अलाइन रहने का बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए राइटर में इसमें कुछ और बातें भी वो मेंशन करते हैं। वो कहते क्या है कि देखिए इंडिया का जो इंटरेस्ट अभी तक रहा है कि मैंने उसने यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चला है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वो सारी चीज़ें, वो अपनी पूरी जो पॉलिसी है प्रीवियसली जो उसे फॉलो करता था पूरी तरह से इनकार कर देगा, लेकिन हाँ कि वो धीरे धीरे ग्रेजुअली करेगा क्या कि अपनी पॉलिसी में वो चेंजेस करेगा, ऐसा आर्टिकल में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारा, वो है टेंशन के रिगार्डिंग। देखिए लद्दाख वाले रीजन में इस समय चाइना के साथ क्या चल रहा है, हमारा चाइना के साथ पंगा चल रहा है, चाइना के साथ हमारा इशू चल रहा है। तो इंडिया कर रहा है कि वेरियस टाइप की क्या कर रहा है कि हथियार परचेज कर रहा है, ठीक है। किसके लिए कि बेसिकली वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो सिक्योरिटी, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है कह रहे वो उसको सर्व कर सके, इसी के रिगार्डिंग वो चल रहा है, ठीक है। अभी राइटर इसमें क्या करते हैं, कहते हैं कि देखिए कि जो फेज है अभी जो राइट नाउ को जो फेज चल रहा है, कह रहे हैं कि यूएसए और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम है और इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम है, इसकी वजह से यूएसए और इंडिया दोनों क्या हो रहे हैं कि एक नेचुरल पार्टनरशिप बनते जा रहे हैं, ठीक। अब एक देखिए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वाले इस वाले आर्टिकल से ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा डिफर करेगा, केवल इसमें बात इस बात पर करते हैं कि जो चाइना के साथ जो टेंशन है अगर हमें उसे मिनिमाइज करना है तो ये जो मित्रवत कंट्रीज़ हैं, चाहे वो वियतनाम हो गया और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ हमें मिलकर के करना क्या है, इवन जो जापान हो गया, हमें जो अपने टाइप हैं कह रहे हैं उन सारी कंट्रीज़ के साथ बढ़ाने हैं। मतलब हमें चाइना का अल्टरनेटिव बन जाना है, हमें जापान के साथ टाइप होना है, हमें यूरोप के साथ टाइप होना है, हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ टाइप होना है। इस आर्टिकल में इसी पर बात की जा रही है ताकि हम प्रेशर को क्या कर सकें कि हम थोड़ा सा डिस्पर्स कर सकें, क्योंकि चाइना हमारे ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें यूरोप के साथ अपने टाइप को बढ़ा करके, जापान के साथ अपने टाइप को बढ़ा करके, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने टाइप को बढ़ा करके करना क्या चाहिए कि इस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, फैला देना चाहिए, सो दैट कि इंडिया के ऊपर एक साथ का एक ही जगह पर उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट ना हो पाए, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग वाला आर्टिकल था, डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारा जो डिस्कस करने के लिए, वो है साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशन के रिगार्डिंग। देखिए साउथ कोरिया में होता क्या है कि इंडियंस के साथ मतलब बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, क्योंकि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि मतलब अगर कोई इंडिया से आया हुआ है तो उसे बेसिकली एक मतलब कि इन्फीरियर रेस का माना जाता है, इस प्रकार का कल्चर वहाँ पर है। अब यहाँ पर टाइप की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कि साउथ कोरिया और इंडिया का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टाइप है, कह रहे हैं कि वो टाइप हमें कल्चरली भी हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक। तो इसके लिए कल्चरल काफ़ी इंस्टीट्यूट भी खोले गए हैं। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं कह रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर लीड करते हैं इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन अगर हमें साउथ कोरिया और इंडिया के बीच में अगर अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो अपना रिलेशन है और भी ज़्यादा अगर स्ट्रेंथन करना है तो हमें पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ाना होगा, और पीपल टू पीपल का क्या करना होगा कि प्रॉपर इंटरेक्शन भी बढ़े, ट्रेड भी बढ़े, और क्या हो कि कल्चरली वो एक दूसरे से अलाइन हो जाए। मतलब इंडिया वाले क्या करें कि साउथ कोरिया के कल्चर की रेस्पेक्ट करें और साउथ कोरिया वाले इंडिया के कल्चर की रेस्पेक्ट करें। राइटर कहते हैं कि साउथ कोरिया और इंडिया दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं केवल ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। कह रहे कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन के गैप को अगर हम फुलफिल कर पाते हैं तो साउथ कोरिया के लोगों के बीच में और इंडिया के लोगों के बीच में होगा क्या कि कल्चरली काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, जो इंडिया के लिए भी अच्छा होगा और साउथ कोरिया के लिए भी अच्छा होगा, ठीक। तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल था जो डिस्कस करना था, हमने वो आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल बेसिकली ओपन बुक के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है,
तो अब जेएनयू के प्रोफेसर और आईआईटी के प्रोफेसर दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और इसमें केवल एक पर्सपेक्टिव जानने लायक बात इसमें कुछ ऐसी है कि देखिए ओपन बुक का जो सिस्टम होगा ना, कह रहे हैं कि उसका पढ़ाने का तरीका पहले बदलना होगा। कह रहे हैं कि जो अभी राइट नाउ जो पैटर्न है पढ़ाने का, कि बेसिकली आप चीज़ों को केवल फैक्ट को मेमोराइज करते हो और वही जा करके आप बेसिकली पेपर पर लिख देते हो। कह रही कि अगर ये पढ़ाने का अगर तरीका ये रहा, तब तो इस बेसिस पर ओपन बुक का एग्जाम कराना कह रहे बिल्कुल ही फ्रूटफुल नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाने का तरीका हम बदल दें, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को रटना नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की एनालिसिस पर अगर हम ज़्यादा फोकस करें, तो अगर आप किसी को किताब भी दे दो, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहे भी, तो प्रॉपर जो एनालिटिकल आंसर लिखना होता है, अगर हम उस वाले पैटर्न पर अगर हम चले जाते हैं, तब ओपन बुक का एग्जाम करवाना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि पढ़ाते समय भी हम किताबों का या फिर इंफॉर्मेशन को हम रटने पर नहीं बल्कि उसके यूटिलिटी पर ज़्यादा अगर फोकस करते हैं, तब जा करके हम ओपन बुक का एग्ज़ाम हम करवा सकते हैं। और ये पेंसिल्वेनिया में होता है कि ओपन बुक का वहाँ पर एग्ज़ाम होता है कि मतलब एग्जामिनर आता है, आपको बुक देता है, आपको क्वेश्चन देता है, और 1 घंटे के बाद आता है, फिर आपको एक नया क्वेश्चन देता है और एक बुक देता है। मतलब बेसिकली आपको ढेर सारे आंसर्स नहीं लिखने होते हैं, आपकी जो कैपेबिलिटी है और जो आपका स्किल है वो 1-2 आंसर 4 आंसर पे देख लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें ओपन बुक सिस्टम को अगर एक नए सिस्टम को अगर हमें जनरेट करना है, तो हमें पहले पढ़ाई के पैटर्न को डिसेंट्रलाइज करना होगा। ठीक है, क्योंकि अभी राइट हो क्या रहा है कि डिसेंट्रलाइज स्टडीज होती हैं और सेंट्रलाइज एग्जाम होता है। मतलब एग्जाम तो सबके लिए यूनिवर्सल होता है, लेकिन जो पढ़ाई होती है वो सबके लिए यूनिवर्सल नहीं होती है। तो डिसेंट्रलाइज स्टडीज होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज बेसिकली एग्जाम भी होना चाहिए। तो द हिंदू के जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे, मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।